हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने लेआउट ऑफ सर्विस कनेक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लेआउट ऑफ सर्विस कनेक्शन। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लेक्चर का शेड्यूल भेज दिया है कि इस लेक्चर में हम लोग इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो बस उसी क्रम में आज हम लोग अपने सर्विस कनेक्शन का किस किस प्रकार से हम लोग सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी बिल्डिंग को, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग फ्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूज़ की रेटिंग क्या क्या होती है। ठीक, तो चलिए फिर बढ़ते हैं जल्दी से क्लास की तरफ को और करते हैं शुरू। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सर्विस कनेक्शन बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जब आपके घर के बाहर जो एनर्जी मीटर लगा होता है, उस एनर्जी मीटर को जो सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, तो उसको हम लोग सर्विस कनेक्शन कहते हैं। सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड रूल नंबर 30 था, आप लोगों को ये वाली बात पता ही है। तो मान लीजिए कि ये एक हमारा पोल है, ये एक हमारा पोल हो गया। यहाँ से हमारे 1 2 3 4 5 अर्थ का वायर, आर, बाई, बी और न्यूट्रल का वायर। ये हमारे पास इस प्रकार से 3 फेस और एक न्यूट्रल की सप्लाई मिलेगी, ऊपर से अर्थिंग का वायर चला गया। अभी मान लो कि ये आपका घर है, ऐसे ही बना देते हैं नॉर्मल सा इतना अच्छा तो नहीं बना पाएंगे, तो थोड़ा छोटा सा ऐसे ही बना देते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका घर है, तो ये आपका घर है और ये घर के बाहर यहाँ एनर्जी मीटर लगा है। क्या लगा है? एनर्जी मीटर लगा है यहाँ पर। तो बेसिकली जब हम घर को सिंगल फेस कनेक्शन देंगे, क्योंकि डोमेस्टिक कनेक्शन तो सिंगल फेस ही मिलते हैं ना, जो 3 फेस कनेक्शन तो इंडस्ट्रियल होते हैं या पावर वायरिंग वाले होते हैं, तो हमको घर पे तो सिर्फ सिंगल फेस की सप्लाई देने से ही काम चल जाएगा। तो जब हम सिंगल फेस कनेक्शन देंगे तो हमारे पास देखो ये रही 3 फेस है हमारे पास, ये 3 फेस हैं। इन तीनों में से कोई भी एक फेस उठा लो, चलो मान लो ये वाला फेस उठा लो और इसको सप्लाई दे दो, और ये न्यूट्रल ले आओ, इसको सप्लाई दे दो। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर को हमारा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हमारा कहा जाता है सर्विस कनेक्शन। कि किसी भी डोमेस्टिक वायर को जब आपको सर्विस कनेक्शन देना होगा तो वो इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक, अभी मान लो कि इसको थोड़ा प्रॉपर मैनरफुल तरीके से देना होगा हमको, तो कैसे देंगे? तो देखिए, सर्विस कनेक्शन जो होता है बेसिकली बच्चों, वो हमारा 5 प्रकार से दिया जाता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन, एक होता है हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन, और एक होता है हम आपका GI पाइप टाइप सर्विस कनेक्शन, एक होता है आई रैग बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन, एक होता है ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन, और एक होता है अंडरग्राउंड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन। तो मान लो कि ज़्यादातर जो सर्विस कनेक्शन है वो ओवरहेड केबल टाइप के दिए जाते हैं। ये आपने देखा होगा आपके, अब मुझे लगता है कि आप में से सभी के घरों में जो सर्विस कनेक्शन दिए गए हैं वो ओवरहेड केबल टाइप के ही दिए गए होंगे ज़्यादातर घरों में। बाकी जब आप EEE के अपने उस बुक वाले सिलेबस में देखोगे तब आपको इन डिटेल डिस्कस होगा पूरी की पूरी कहानी। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम लोग सर्विस कनेक्शन के लिए यहाँ से सप्लाई लाए, ये ऐसे करके ये सप्लाई लाए, तो ये हमारे दोनों तार आए हैं। उसके बाद हम इसके बाद इन दोनों तार को यहाँ से अब कंड्यूट लगाएंगे और कंड्यूट में सप्लाई लेके आएंगे। किसमें? कंड्यूट में वायर्स लेके आएंगे। तो ये दोनों वायर कंड्यूट में लाइए और जोड़ दीजिए। मतलब कि होता क्या है कि हम इनको थोड़ी दूर लाने के बाद नली लगा करके कंड्यूट लगा के लेके आते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि यदि कोई मैकेनिकल ओवरऑल वही मतलब वही मैकेनिकल नुकसान से बच जाए, मैकेनिकल लॉस ना हो, इसके लिए। और एक रील इंसुलेटर लगा होता है जो कि अर्थ और न्यूट्रल वायर के बीच में एक संबंध बनाता है कि यदि यहाँ पर जो लगा होता है ये होता है आपका रील या फिर स्प्लिट, या तो इसको रील बोलो या फिर स्प्लिट इंसुलेटर बोलो, ये लगा होता है। बेसिकली होता क्या है कि ये आपका जो रील इंसुलेटर है, जो न्यूट्रल वायर है, उसमें बेसिकली कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, ये बात आप लोग जानते हो। लेकिन इन केस यदि
न्यूट्रल वायर में कोई करंट फ्लो होने लग गया तो वो करंट के रिवर्स होने का कारण बन जाएगा और हमारे घर में लगी हुई डिवाइसेस जो हैं वो फूक सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। तो इसके लिए हम न्यूट्रल को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं कि यदि हमारा कभी न्यूट्रल में करंट फ्लो हुआ तो वो अर्थ के थ्रू होता हुआ मतलब ग्राउंड में चला जाएगा और उसको बाकी जो डिवाइसेस लगी हुई हैं हमारे घर में उनमें से किसी भी डिवाइस को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ये मतलब होता है। ठीक है, समझ गए बात। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बात कर लेते हैं। तो सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड आपको बस रूल्स का पता रखना था। रूल नंबर 30 आपका सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक, चलिए, तो ये हमारा सर्विस कनेक्शन का लेआउट हो गया कि हम इस प्रकार से सर्विस कनेक्शन दे सकते हैं किसी को भी। अब बात आती है हमारा मीटर जो लगा होता है वो किस प्रकार से लगा होता है। तो मैं आपको पहले मीटर का पूरा हिसाब दिखाता हूँ, अरेंजमेंट दिखाता हूँ पहले मीटर का पूरा कैसे कैसे होता है। तो बेसिकली जो हमारा एनर्जी मीटर होता है, आजकल तो वैसे भी डिजिटल एनर्जी मीटर यूज़ किए जाते हैं जिसमें ये हिस्सा होता है एलईडी डिस्प्ले का और यहाँ पर सारे टर्मिनल्स होते हैं। 2 इसमें इनपुट टर्मिनल रहते हैं और 2 इसमें आउटपुट टर्मिनल रहते हैं। 2 इनपुट टर्मिनल और 2 आउटपुट टर्मिनल। बाकी सप्लाई का प्रोसेस तो आपको पता लग गया है कि इसको जो सप्लाई मिलती है वो कंड्यूट के थ्रू आकर के जो इनपुट टर्मिनल जो आपके 2 तारों वाली सप्लाई होगी इनपुट की, वो आपकी यहाँ पर आएंगे, फ्यूज़ लगाएंगे और फ्यूज़ लगा के इनपुट को सप्लाई दे देंगे। ये फेज़ वायर में फ्यूज़ लग गया और न्यूट्रल में कुछ नहीं, तो फेज़ और न्यूट्रल की सप्लाई ला के हमने इनपुट को दे दी। उसके बाद यहाँ से 2 वायर निकाल के हम अपने आउटपुट टर्मिनल्स को दे देंगे, ये हमारे आउटपुट में चले जाएंगे, ये वाले दोनों वायर हमारे आउटपुट में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फ्यूज़ लगाते हैं। अब रही बात फ्यूज़ की, तो फ्यूज़ तो बच्चों आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि फ्यूज़ हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, लो वोल्टेज फ्यूज़ और हमारे पास कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास लो वोल्टेज फ्यूज़, एक होता है हमारे पास हाई वोल्टेज फ्यूज़। ठीक है भैया, एक क्या होता है, एक होता है हमारे पास लो वोल्टेज फ्यूज़ और एक होता है हमारे पास हाई वोल्टेज फ्यूज़। चलिए, बस फ्यूज़ के बारे में आपको एक बात 2-3 बातें पता रखनी ज़रूरी होती हैं। जैसे कि जो फ्यूज़ रहता है वो सबसे ज़्यादा फ्यूज़ के अंदर क्या फैक्टर मैटर करता है। आप मुझे ये बताओ बच्चों कि फ्यूज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो क्या फैक्टर होता है, कि मतलब एक फ्यूज़ के अंदर मैटर करने वाला नॉर्मल से फैक्टर के बारे में आप मुझे बताओ कि क्या फैक्टर ऐसा है जो एक फ्यूज़ के अंदर मैटर करना चाहिए, क्या मैटर करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, फ्यूज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा फैक्टर मैटर करता है करंट फ्लो होने से भी ज़्यादा, वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा कि फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब ये लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होना चाहिए भैया, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि आपका जो फ्यूज़ का है वो हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना उसका कम मेल्टिंग पॉइंट रहेगा उतना ही हमारा फ़ायदा है। और उसमें होगा क्या कि कम मेल्टिंग पॉइंट होने से वो जो है इजीली मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर मतलब जैसे ही करंट ज़्यादा आएगा, हल्का सा जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो आपका मेल्ट हो जाएगा। दूसरी बात, इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। अच्छा, ये याद रखना, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूज़। मतलब कि जो हमारे सर्विस कनेक्शन में जो फ्यूज़ लगते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्विस फ्यूज़। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं भैया प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्विस फ्यूज़। उसके बाद लो मेल्टिंग पॉइंट उसकी प्रॉपर्टी है, हाई कंडक्टिविटी उसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि लेस ऑक्सीडेशन। क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन मतलब होता है इसका संचरण होता है, मतलब जो क्षरण होता है, मतलब इसका कोरिजन कम से कम होना चाहिए। क्योंकि इसका अगर कोरिजन ज़्यादा होगा या इसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने पर
ये हमारा बेकार होने की संभावना रहती है। इसीलिए याद रखिए इसकी ये वाली बात हमेशा कॉमन रहनी चाहिए कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे एक सर्विस कनेक्शन की मेन प्रॉपर्टीज़ थी कि हमारा जो सर्विस कनेक्शन में जो फ्यूज लगाए जाते हैं उनकी मेन प्रॉपर्टीज़, मुख्य विशेषताएं थी हमारे पास ये। तो हमने सर्विस कनेक्शन को सीख लिया और अब हम लोग 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स का इंस्टॉलेशन सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखो ओवरहेड लाइंस को सीख लिया, ओवरहेड लाइंस को लगाना हमने सीखा। हमने अपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जिसका नाम इंस्टॉलेशन था उसमें क्या सीखा? इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बेसिकली सबसे पहले ओवरहेड लाइंस को लगाना सीखा, जिसमें हमने सीखा कि पोल्स को किस किस प्रकार से गाढ़ा जाता है, टावर्स को किस किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है, वायर्स कितने प्रकार के होते हैं, जो केबल कितने प्रकार के होते हैं। तो अब जब हमने ओवरहेड लाइन लगा ली और उससे सर्विस कनेक्शन भी दे दिया, अब हम बात कर लेते हैं अंडरग्राउंड लाइंस की। किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं भैया अंडरग्राउंड लाइंस की। तो हमारा टॉपिक है अब इंस्टॉलेशन ऑफ अंडरग्राउंड लाइंस। क्या है टॉपिक? हमारा टॉपिक है बच्चों अब इंस्टॉलेशन ऑफ अंडरग्राउंड लाइंस। तो बेसिकली बच्चों जब ओवरहेड लाइंस हमने लगा ली हैं तो अब अंडरग्राउंड लाइंस की बारी आई है। तो मैं आपको बता दूं कि अंडरग्राउंड लाइंस को लगाने का प्रोसीजर क्या होता है। तो जैसा मान लीजिए कि ये हमारा ग्राउंड है, इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं और मान लो कि यहाँ से लाइन शुरू करके वहाँ तक लेके जानी है। तो पहले तो हम लोग यहाँ से गड्ढा खोदते हैं, ट्रंच करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रंच। बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रंच। फिर गड्ढा खोदने के बाद जब केबल लेके जाते हैं तो टर्मिनल्स पर केबल का लूप बनाते हैं। उसके बाद जहाँ केबल ख़त्म हो जाता है वहाँ फिर से लूप बनाते हैं, जॉइंट्स पर लूप बनाते हैं और इस प्रकार से जहाँ पर हमको ले जाना होता है वहाँ पर हम ले जाते हैं। तो दूसरी टर्मिनोलॉजी आई केबल लूप, फिर आया केबल जॉइंट और फिर आया केबल बॉक्स। तो बेसिकली अंडरग्राउंड केबल को लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए जो हमारे पास बेसिक पॉइंट्स हैं उनमें से सबसे पहला पॉइंट आता है केबल ट्रंच। कि जैसे जो गड्ढा केबल, अंडरग्राउंड केबल को इंस्टॉल करने के लिए जो गड्ढा किया जाता है, जो आपका ट्रंच खोदा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग ट्रंच, केबल ट्रंच कहते हैं। उसके बाद केबल लूप का मतलब होता है छल्ला टाइप का गोल गोल केबल का बना दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब आप इन फ्यूचर कभी उसमें फॉल्ट बोल्ट आ जाए और अगर फॉल्ट बोल्ट आने पर फिर केबल काट के जोड़ना पड़े तो जोड़ ना लगे, इसके लिए केबल का ऑलरेडी लूप बना लेते हैं ताकि अगर इन फ्यूचर कभी फॉल्ट बोल्ट आ गया तो वहीं से काट के वहीं पर जोड़ के वहीं पर होता उसी को आगे बढ़ा के लगा देंगे, ये रहता है। ठीक है, तो इसके लिए लूप बनाते हैं। फिर आते हैं केबल जॉइंट। तो केबल जॉइंट होते हैं, फिर केबल जॉइंट के ऊपर केबल स्ट्रिप चढ़ाते हैं, केबल बाइंडिंग मटेरियल चढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है केबल बॉक्स। केबल बॉक्स मतलब नॉर्मल सा एक बॉक्स रहता है, उसमें हम लोग केबल को कसते हैं, उसको बोलते हैं हम केबल बॉक्स। ठीक है, टेक्नीशियन लोग उसको केबल बक्सा भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग इंजीनियर हो, आप टेक्नीशियन नहीं हो, तो आपको जो है प्रॉपर तरीके से बात करनी है और उसको केबल बॉक्स ही पढ़ना है। ठीक, तो देखिए इंस्टॉलेशन तो हम लोग बहुत बाद में करेंगे। इंस्टॉलेशन से पहले तो हमको केबल का इंस्पेक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन या फिर उसकी हैंडलिंग के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं इंस्पेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। पहले किसके बारे में बात करते हैं? पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंस्पेक्शन,
कॉमा स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ केबल, मतलब कि केबल का इंस्पेक्शन कि केबल ठीक है या नहीं है, केबल का स्टोरेज कहाँ पर उसको स्टोर करना है, फिर केबल का ट्रांसपोर्टेशन कि जहाँ यूज़ करना है वहाँ पर, और फिर उसकी हैंडलिंग। इन 4 चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका केबल रहता है वो केबल ड्रम पर लिपटा होता है। ये बेसिकली लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी के बने हुए एक सिलेंड्रिकल पोर्शन रहता है। देखो केबल का मतलब तो ये है ना, जैसे नॉर्मल सा वायर, फॉर एग्जांपल हम ये वायर ले लेते हैं, तो ये वायर है, जैसे कि इसको मैं इस पे ऐसे लपेट देता हूँ तो ये आपका स्टोर हो जाएगा। ऐसे तो मिलता है केबल, ये भी तो एक केबल ही है ना। वैसे ही हमको अंडरग्राउंड लाइन वाले भी केबल मिलते होंगे, वो भले से थोड़ी बड़ी मात्रा में मोटे हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन तरीका तो यही है ना मिलने का। तो बेसिकली केबल आपका एक लकड़ी के जिस गोल गोल सिलेंडर टाइप के स्ट्रक्चर पर लिपटा होता है उसको कहा जाता है केबल ड्रम। क्या कहा जाता है उसको? उसका नाम होता है केबल ड्रम। तो बेसिकली हमको उसके इंस्पेक्शन के समय या फिर उसके जब आप ये लेके जाएंगे कि हाँ भैया हमको इसमें क्या क्या काम करना है, जांच करनी है, तो बेसिकली इंस्पेक्शन में चीज़ ये देखी जाती है कि आपका केबल कहीं से भी टूटा फूटा ना हो और उसको कोई भी मैकेनिकल लॉस ना हुआ गया हो। ये होता है हमारा इंस्पेक्शन। उसके बाद देखो जब आप उसको स्टोर करें या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करें तो स्टोर या ट्रांसपोर्टेशन के समय हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और वो प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कि जो ड्रम होता है उसके घूमने से हमको, मतलब ऐसा होना चाहिए कि ड्रम ना घूमे, हम केबल को घुमा लें लेकिन ड्रम घूमना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बेल्ट पर ड्रम को रखना है, फ्लैट फ्लैंज पर नहीं, मतलब ड्रम को फ्लैंज पर नहीं लिटाना है, बेल्ट पर ड्रम को वर्टिकल कंडीशन में बांधना है, बिल्कुल ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल। देखो ऐसे ये ड्रम है, ऐसे बांधना है इसको, ऐसे नहीं बांधना है, ठीक है। ये वाली बात याद रखिए आप। और जब आप उस व्हीकल से लेके जाते हो, उस क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रैक्टर, जो आपके ट्रक रहते हैं, जिस ट्रक से आप केबल को जो आप कंपनी में बनता है उसको लेके जाते हो, तो ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई देता हूँ बच्चों, ताकि आपको क्लियर के लिए अच्छे समझ में आ जाए। तो आप शायद इसको यहाँ पर चीज़ों को देख पा रहे होंगे कि बेसिकली हमको इस तरीके से लेकर जाना है, इस जो सीधा जो राइट वाला के लेके, जो क्रॉस वाले हैं उस तरीके से हमको नहीं लेके जाना है। क्लियर ये वाली बात? चलिए, उसके बाद सबसे मेन बात तो हमको सिर्फ ले जाने की थी, और ले जाने का फंडा हमने यहाँ पर कर लिया है कि मतलब हमको ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद बात आती है लिफ्टिंग में। तो हैंडलिंग में तो हमने समझ लिया कि इसको किस किस प्रकार से लेके जाना है, लेकिन जब आप उसको उतारेंगे, जब आप उसको ट्रक से उतारेंगे, तब भी उसको ऐसे नहीं फेंक दिया, वरना उसमें मैकेनिकल लॉस हो सकते हैं, ये जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। तो उसको हमेशा, जो भी आपका ड्रम रहता है, उसको ड्रम को हमेशा इस पोजीशन में रखना चाहिए, इस पोजीशन में, और वो घूमे ना, उसके इधर और इधर कोई लकड़ी के या किसी और प्रकार के गुटके लगा देने चाहिए, जिससे कि आपका वो ड्रम घूमे ना, ठीक। ये देखो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका किस किस तरीके से होता है वो, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं बात। तो बेसिकली अब आती है बात कि जब आप ड्रम को उठाएंगे तो ड्रम को क्रेन से उठाया जाता है। किससे उठाया जाता है? ड्रम को क्रेन से उठाया जाता है। अब जो ड्रम के केबल ड्रम के जो ये वाले हिस्से होते हैं आउटर साइड के, इनको बोलते हैं फ्लैंज। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फ्लैंज। देखा है ना, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी चरखी, पतंग सभी लोगों ने उड़ाई होगी, देखी होगी, तो जो चरखी, पतंग की चरखी में मांझा लपेटते हैं तो उसके इधर और इधर साइड से रोकने के लिए 2 सर्कुलर डिस्क लगे होते हैं। बेसिकली केबल को लपेटते समय भी लकड़ी के पूरे सिलेंड्रिकल बॉक्स पे
लकड़ी को जो पूरा केबल ड्रम है इसको आप चरखी समझ लो, मांझे वाली जो केबल है उसको मांझा समझ लो। तो बेसिकली जो साइड में 2 सर्कुलर डिस्क लगे होते हैं उनको कहा जाता है आपका फ्लैंज। क्या कहा जाता है? फ्लैंज। तो मान लो कि आप इसको ऐसे करके उसमें रस्सी डाल कर उठाओगे तो इस फ्लैंज पर प्रेशर पड़ेगा। तो आपको उठाना कुछ इस तरीके से चाहिए कि उसके फ्लैंज पर प्रेशर ना पड़े। इसके लिए यहाँ पर रस्सी बांधो और इस रस्सी के बाद ऊपर जाके फिर एक और लकड़ी बांध देनी चाहिए उतनी बड़ी, फिर इसको उठाते समय इस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और ये इजीली उठ जाएगा जो आपका केबल ड्रम है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं हुई होगी। चलिए, तो अब बात आती है हमारी अगले कॉन्सेप्ट की। तो अगले कॉन्सेप्ट में जो भी आपके इसके केबल के सारे केबल ड्रम के जितने भी नट बोल्ट होते हैं उनको टाइट कर देना चाहिए। और याद रखिए कि जब गर्मी के दिन में अगर आप बोल्ट को टाइट कर रहे हो तो लकड़ी सिकुड़ सकती है, टूट सकती है। ठीक है, नट बोल्ट को जो प्रॉपर रिंच के साथ या फिर प्रॉपर नट बोल्ट जो आपके चाबी पौना रहते हैं, स्पिनर साइड जो रहता है उसके साथ कसना चाहिए। और जब चल रहे हैं तो नट बोल्ट को मतलब चलने से पहले ये चेक कर लीजिए कि जो भी आपके ढीले नट बोल्ट हैं उन सारे के सारे नट बोल्ट को टाइट कर दिया गया हो। उसके बाद आपको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि जो सारे के सारे, जैसे मान लो एक से ज़्यादा ड्रम हैं तो उनको सबको एक ही लेवल में रखना चाहिए, वरना आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा ड्रम यूज़ करना है कौन सा नहीं करना है। ठीक है नहीं? बस उसके बाद ड्रम के ऊपर एक निशान लगा होता है, उसको जो आपको घुमाना पड़े तो उसके निशान के लगे होने की दिशा में ही आपको घुमाना है। तो ये इसका हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर आपका इसका इंस्पेक्शन हो गया। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम इसके स्टोरेज की, इसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्टोरेज की कि ये आपका स्टोरेज कैसे कैसे करेंगे इसका, कि आपके केबल को, जिस केबल को बिछाना है तो इसका आपका स्टोरेज किस प्रकार से किया जाएगा। तो बच्चों, इसके स्टोरेज की जो बारी आती है तो इसके स्टोरेज को करते समय हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो बातें क्या हैं? उनमें से सबसे पहली बात है कि यदि आपका कोई केबल ड्रम किसी प्रकार से मैकेनिकल लॉस का शिकार हो गया है, कि यदि उसमें कोई मैकेनिकल लॉस टूट गया है कोई, तो उसको जांच करेंगे। मतलब जब हम अनलोडिंग कर रहे हैं, मतलब जिस ट्रक में हमारे केबल ड्रम जिस उसमें केबल ड्रम रख के आए हैं, तो यदि कोई ड्रम हमारा बेकार हो गया है, टूट फूट हो गई है उसमें, तो उसको अनलोडिंग करते समय चेक कर लेंगे और उसको उतार के रीबाइंडिंग के लिए भेज देंगे। ठीक, उसके बाद जब हम केबल को, हमेशा याद रखिए कि इंडोर स्टोर करिए। जो केबल हमको बाहर यूज़ करना है उसको बाहर रख सकते हैं, वरना कोशिश करिए कि उनको सबको इंडोर स्टोर करें, या फिर अगर आउटडोर भी स्टोर कर रखा है तो उनको हमेशा किसी कवर से ढक के रखना चाहिए। वरना अगर वो रोशनी, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर होगा क्या कि उनमें जो उन पे इंसुलेशन चढ़ा हुआ है उसके चटकने की उम्मीद बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि उनको ढक के रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद केबल के जो सिरे होते हैं उनको ड्रम के साथ जोड़ देना चाहिए ताकि हैंडलिंग में वो किसी भी प्रकार से ढीले ना पड़े। उसके बाद ड्रम को मतलब इसको इस प्रकार से ड्रम को रखना है कि ड्रम घूमे ना। आपको ड्रम को ऐसे खड़ा मत, ये फ्लैंज के ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। याद रखिए, फ्लैंज के ऊपर कभी भी प्रेशर, फ्लैंज जिसका मैंने नाम बताया, कोशिश करिए कि फ्लैंज के ऊपर कभी भी प्रेशर ना पड़े, कभी भी ना पड़े फ्लैंज के ऊपर प्रेशर। आप हमेशा खड़ा करके रखिए। जितने भी केबल ड्रम रखे जाएंगे इनको मतलब फ्लैंज पर ही खड़ा करके रखिए, फ्लैंज को लटाइए मत, इनको वर्टिकल पोजीशन में खड़ा करिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मत रखिए। फ्लैंज को हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखिए। ठीक है, चलिए, तो हमने इनका स्टोरेज भी कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन भी कर लिया, इंस्पेक्शन भी कर लिया। अब हम बात करते हैं कुछ केबल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के बारे में
किसके बारे में बात करते हैं? अब हम बात करते हैं कुछ केबल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। तो भैया हमारे जो केबल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है आपका हाइड्रोलिक केबल जैक सेट का। किसका आता है? हाइड्रोलिक केबल जैक सेट का। जो बुक का पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से हाइड्रोलिक केबल जैक सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोलिक केबल जैक सेट होता क्या है कि ये आपका एक प्रकार का हाइड्रोलिक जैक होता है जिससे कि हम केबल को इजीली इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या फिर हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें केबल के अंदर एक शाफ्ट को फांस देते हैं और शाफ्ट को फांसने के बाद फिर उसको इधर जैक पर रख देते हैं, फिर ये घूमती रहती है। तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? हाइड्रोलिक केबल जैक सेट। ठीक है भैया। उसके बाद बात आती है कि केबल इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। ये थोड़ा मेन चीज़ है कि केबल इंस्टॉलेशन के लिए जो हमारे स्टेप्स हैं बस इसके बारे में डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम अपनी आज की क्लास को ख़त्म कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हम अपनी आज की क्लास को पूरा ख़त्म कर लेंगे केबल इंस्टॉलेशन के स्टेप्स का पता करने के बाद। और बच्चों जिन लोगों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लो। मात्र फीस 1000 रुपये है जिसमें आपको आपके सारे सब्जेक्ट के क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और प्लस बुक के पीडीएफ सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और क्लासेस इतने अल्टीमेट लेवल के होने वाले हैं कि आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के UEE का डेमो क्लास, EEE का डेमो क्लास और IMREE के बाकी के डेमो क्लासेस को देख सकते हो। तो जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लो, आज ही बैच को ज्वाइन करो। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो तुरंत लाइक मार दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। देखिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो आप पढ़ाई कर लो भैया, बिना पढ़े नहीं हो पाएगा ना कुछ भी। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब जैसे मर्जी वैसे पढ़ लो आप, जितना जल्दी पढ़ लोगे उतना फ़ायदा है। क्योंकि देखो एग्ज़ाम तो आ गए ना, वैसे भी एग्ज़ाम तो होनी है, एग्ज़ाम तो आ गए, अब क्या चाहिए फिर बताओ आपको, है ना। जब एग्ज़ाम आ गए तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्या पढ़ना तो पड़ेगा ही। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन। कौन सा इंस्टॉलेशन? केबल के लिए। सबसे पहला है इसके अंदर रूट सर्वे। क्या है सबसे पहला? सबसे पहला है रूट सर्वे। फिर दूसरा है हमारे पास परमिशन। अभी समझाऊंगा मैं, 5 एक साथ लिख दूं फिर 5 को एक साथ समझा दूंगा। रूट सर्वे है, परमिशन है, ट्रायल पिट है, पाइप लेइंग है और मटेरियल शिफ्टिंग है। क्या है आपका? ट्रायल पिट। उसके बाद भैया आता है हमारे पास पाइप लेइंग, पाइप डालना होता है और फिर पाइप लेइंग। उसके बाद अगला आता है हमारे पास मटेरियल शिफ्टिंग। और भी हैं अभी ऐसे 5 स्टेप और हैं, पहले इन 5 को समझ लेते हैं। तो बेसिकली रूट सर्वे के अंदर क्या होता है कि रूट सर्वे के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी ज़मीन कैसी है, हमारी मिट्टी कैसी है, जो हमारा फुटपाथ है वो RCC का बना हुआ है या PCC का बना हुआ है, या फिर मिट्टी किस प्रकार की है, बस स्टैंड कितनी दूर है, जोखिम कितना है, रास्ते में कौन कौन सी गैस लाइन, पाइप लाइन, पानी की लाइन, टेलीफोन लाइन, या कौन कौन सी और चौराहा, रोड या पुल, ये ऐसी कुछ चीज़ें पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं रूट सर्वे। ओवरऑल जिस रूट से हमारा केबल होकर के जाने वाला है उसका एक बार सर्वे किया जाता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसके बीच में पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ें इसके बीच में नहीं पड़ेंगी। दूसरा पॉइंट है परमिशन। तो भैया खुदाई करने से पहले हमको रेलवे विभाग, टेलीफोन विभाग, गैस विभाग, यातायात पुलिस विभाग, रक्षा विभाग, जंगल विभाग, इन सारे के और भी अन्य विभाग होते हैं, इन सारे के सारे डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके तो हम कहीं खुदाई का काम शुरू कर सकते हैं। आई बात समझ में? ऐसे ही नहीं कि बस मुंह उठाया खुदाई करने चल दिए। उसके बाद आता है ट्रायल पिट। तो ट्रायल पिट का मतलब रहता है कि जो मान लो कि आप केबल खोदने वाले हो, गड्ढा बनाने वाले हो, तो उसके लिए आप 15 से 20 मीटर की दूरी पर गड्ढे कर दिए जाते हैं।
ताकि ऐसा ना हो कि बाद में पता लगे कि किसी और लाइन में कोई गैस पाइप लाइन में गड्ढा हो गया ऐसे करके। तो इसलिए इनको बोलते हैं ट्रायल पिट। उसके बाद पाइप लेइंग रहता है। तो पाइप देखो आपको पता है केबल पाइप में तो जाना है, तो पाइप लेइंग मतलब पाइप को बिछाना, उसको बोलते हैं पाइप लेइंग। और जो पाइप का साइज़ है वो केबल के साइज़ का कम से कम 1.8 गुना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो पाइप का साइज़ है आपका वो आपके केबल के साइज़ का 1.8 गुना होना चाहिए। याद रखो ये वाली बात। क्या होता है? पाइप का जो साइज़ है, पाइप का साइज़ बराबर 1.8 गुना केबल का साइज़। केबल साइज़ मतलब केबल साइज़ से कम 1.8 गुना तो आपका पाइप होना चाहिए। उसके बाद बचा हमारे पास मटेरियल शिफ्टिंग। मटेरियल शिफ्टिंग से तात्पर्य रहता है कि मतलब जो केबल ड्रम है उनको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट करना, पूरे के पूरे प्रोसेस पूरे प्रॉपर तरीके से, उसको कहते हैं हम लोग मटेरियल शिफ्टिंग। ठीक, तो ये हमारे 5 पॉइंट हमने पाँच स्टेप्स को सीख लिया। अब बचे हुए 5 के 5 स्टेप्स को मैं लिख लेता हूँ और फिर हमारे सारे के सारे स्टेप्स खत्म हो जाएंगे और अब हम अपने केबल को इंस्टॉलेशन सीख लेंगे अगले लेक्चर में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से। अगला है हमारे पास केबल लेइंग, मतलब केबल को बिछाना इन ट्रंच, गड्ढों में। उसके बाद ये 6 नंबर का था। 7वें नंबर का स्टेप जो रहेगा बच्चों हमारे पास वो क्या रहेगा? देखिए 6 नंबर का स्टेप हो गया हमारे पास केबल लेइंग इन ट्रंच, मतलब कि गड्ढों में केबल को बिछाना। ये आपका हो जाएगा 6 नंबर का स्टेप। 7वें नंबर का स्टेप रहेगा बेडिंग एंड टाइलिंग। उसके बाद रहेगा बैक फिलिंग, फिर रहेगा केबल इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड। क्या रहेगा? अब रहेगा 7वें नंबर पे बेडिंग एंड टाइलिंग। बेडिंग एंड टाइलिंग। उसके बाद रहेगा हमारे पास बैक फिलिंग। क्या रहेगा उसके बाद? बैक फिलिंग। उसके बाद रहेगा बच्चों हमारे पास 9वें नंबर का स्टेप जो है हमारा वो रहेगा हमारे पास केबल इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड। केबल इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड। देखिए बेसिकली हमारे पास जो लिखा है केबल लेइंग इन ट्रंच, मतलब कि हम लोग जब गड्ढे कर लेंगे जो कि 0.7 मीटर से ज़्यादा ही होता है, 0.7 मीटर से कम कभी नहीं हो सकता। तो जब हम गड्ढे कर लेते हैं तो उसके बाद केबल को उस गड्ढों में डाल देते हैं, बस बिछा देते हैं, ट्रंच में बिछा देते हैं, उसको बोलते हैं केबल लेइंग इन ट्रंच। उसके बाद बेडिंग एंड टाइलिंग। तो बेसिकली जो केबल बिछी जाता है, केबल को लगा दिया जाता है, उसके ऊपर 100 mm लगभग 10 सेंटीमीटर की बालू यानी कि रेत की लेयर लगाई जाती है और केबल को बिल्कुल सीधा रखना होता है, जिगजैग नहीं रखना होता। उसके बाद उसके ऊपर टाइल्स लगा दी जाती हैं, ईंटें लगा दी जाती हैं, टाइल्स मतलब ईंटें लगाती हैं। उसके बाद बैक फिलिंग, जो मिट्टी खोदी जाती है वो मिट्टी दोबारा गड्ढों में डाल दी जाती है, इसको बोलते हैं बैक फिलिंग। उसके बाद केबल इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड। केबल इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड में हमको केबल का टाइप और साइज़, वोल्टेज का लेवल, केबल नंबर, ड्रम नंबर, डेट, रूट मैप, इन सब चीज़ों की जानकारी को रखना होता है। इसको बोलते हैं हम लोग केबल इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भैया केबल इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। चलिए उसके बाद 10 का जो पॉइंट है वो रहता है हमारे पास टैगिंग। टैगिंग मतलब जगह जगह पर हम टैग लगा देते हैं जिससे कि उसकी पहचान करना आसान हो जाता है। तो ये हमारे 10 के 10 स्टेप थे जो कि आपके केबल इंस्टॉलेशन, अंडरग्राउंड केबल इंस्टॉलेशन मेथड, अंडरग्राउंड केबल इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में फॉलो किए जाते हैं। तो बस ये हमारा ख़त्म हो गया। बस एक अंडरग्राउंड केबल का इंस्टॉलेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बस एक पॉइंट और बचा है और वो है मेथड्स ऑफ लेइंग द केबल, मतलब कि केबल को बिछाने के क्या क्या तरीके हैं। तो बेसिकली हमारे पास केबल को बिछाने के डायरेक्ट मेथड होता है और डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, सीधा गड्ढा किया, केबल खोदा, गड्ढा खोदा, केबल लेके गए और काम खत्म हो गया। तो ये होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है।
और हमारे पास सॉलिड थ्रोइंग सिस्टम भी होता है, और पाइप के अंदर भी केबल बिछाते हैं हम लोग कंड्यूट के अंदर। और एक हमारे पास ड्रॉ इन सिस्टम भी रहता है, जिसमें कि हम लोग पहले खाई खोद कर उसमें कंड्यूट और पाइप लगाए जाते हैं, फिर उसके अंदर से केबल घुसाए जाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस भी रहता है। तो इन सारे के सारे प्रोसेस को हम लोग अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा कि भैया जिन जिन लोगों ने अभी तक बैच नहीं खरीदा है, जल्दी से बैच खरीद लो, क्योंकि कोर्स बहुत जल्दी से निकलता जा रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग सब स्टेशन और अंडरग्राउंड केबल के दोनों मेथड्स और सब स्टेशन पूरी तरीके से सीख लेंगे। उसके बाद सीखेंगे बस बार, और मैं आपको जल्दी ही अपने आने वाले लेक्चर्स का डिटेल आपके सेंड कर दिया है। आपको नहीं मिला है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और बाकी जो लोग बचे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी सभी लोग बैच को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि भैया जितना आप लेट करेंगे आप अपने कोर्स को उतना ही पीछे कर रहे हैं। और बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है ये तो आप इन लोगों से पूछ लो कि कैसी चल रही है, जिन लोगों ने बैच ज्वाइन किया होगा, क्योंकि बैच बहुत मस्त चल रहा है, मज़ेदार एकदम, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। सुबह ही पढ़ाई शुरू हो जाती है और आराम से सुबह सुबह पढ़ के निपटाओ, मस्ती करो, फिर पूरे टाइम आराम से पढ़ो। देखिए, बैच की फ़ीस 1000 रुपये है मात्र, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी बात कि अगर आप किसी कोई बैच ज्वाइन नहीं किए हो, फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी क्लासेस के डेमो भी देख सकते हो। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लीजिए, वरना फीस और भी बढ़ जाएगी फिर। लेकिन देखिए, बहुत काम का बैच है, ऐसा बैच आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, ये तो गारंटी की बात है। चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में। तब तक आप मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, क्लास को जितना हो सके शेयर करो। और देखो भैया, लाइक मार दो तुरंत, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी ऐसी ऐसी, ठीक है। कोशिश करूँगा फिर कभी कोई नया फ्री क्लास लेके आएँ, ताकि उसमें आपको काफ़ी कुछ समझाएंगे हम लोग। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके जाना अगर नए हो तो। थैंक यू गाइस। उठो, पढ़ो, आराम से मौज करो। धन्यवाद।